So beta, we are starting part number 7 of chemistry, which consists the MCQs. So in this part, the first MCQ is the solubility curve of NaSO4 dot 10H2O. तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है बेटे NaSO4 dot 10H2O in water with temperature indicates that the solution process is. अच्छा, solubility दे रखी है बेटा, एक टेम्परेचर दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर आपके पास दो पैरामीटर्स दे रखे हैं, एक तो solubility एंड द अनदर वन इज टेम्परेचर, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, इन दोनों के बीच में कर्व होता है बेटे। सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का एक कर्व होता है जो इस तरीके से होता है, और ये जो वैल्यू आती है, दिस वैल्यू इज 32.4 डिग्री सेल्सियस। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो है आपके पास क्या है, सॉल्युबिलिटी है, और ये क्या है, टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सोल्यूबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कौन से टेम्परेचर तक, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक। और उसके बाद जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो रही है बेटे, डिक्रीज हो रही है। तो आप ध्यान से देखिए, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एंड द सोल्यूबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट मीन्स वो क्या कर रहा होगा बेटा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो ये जो प्रोसेस आपके पास आएगी वो कौन सी आएगी, एंडोथर्मिक आएगी। और ये वाली जो प्रोसेस है बेटा, ये कैसी आएगी, एक्सोथर्मिक आएगी। तो यहाँ पे बेटा ये क्या कर रहा है, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एंड देयरफॉर एंडोथर्मिक टिल 32.4 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सोथर्मिक आफ्टर 32.4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बेटे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Then we have question number 2. On mixing 200 ml of acetone with 800 ml of chloroform, the total volume of the solution is. So this is very important. आप कभी भी ये ध्यान से देखना, एक तो एसीटोन आ रहा है और एक क्लोरोफॉर्म आ रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल्स आप कई बार देख चुके हैं, ये दोनों एग्जांपल्स आप बहुत बार देख चुके हैं। These both are the examples of नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं बेटा ये, फ्रॉम द रोल्स लॉ। क्यों है सर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, बिकॉज दे आर शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, देयरफॉर दे आर नेगेटिव डेविएशन। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, दैट इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन। तो एसीटोन है बेटा आपके पास, एक तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक क्या है बेटे, क्लोरोफॉर्म है, दैट इज CH3Cl। यही होता है क्या, CHCl3 होता है या CH3Cl होता है? ये नहीं होता है बेटे, CHCl3, दैट इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिए, ये जो दो हैं आपके पास, इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग आ रही है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। एक की वॉल्यूम कितनी है, 200 ml, दैट इज वॉल्यूम V1। दूसरे की क्या है, 100 ml, दैट इज वॉल्यूम V2। अब आप मेरे को ये बताओ कि नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा V मिक्स क्या होती है। हमें पता है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा V मिक्स क्या होती है, 0 होती है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा V मिक्स क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0 होती है। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो क्या होगी, लेस देन 0, और अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो क्या होगी, ग्रेटर देन 0। आ गया समझ में? तो नेगेटिव डेविएशन है सर, तो डेल्टा V मिक्स मतलब V1 इंटू V2, सॉरी V1 प्लस V2, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो कितना आएगा, 200 प्लस 800। क्लियर है? कितना आएगा, 1000। आ गया समझ में? तो लेस देन 1000 आएगी बेटा, कितनी आएगी, लेस देन 1000। क्लियर है? तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये आपके पास डेल्टा V मिक्स आ गई। ये जैसे रेफरेंस पॉइंट हम 0 मानते हैं तो क्या होता है, लेस देन 0 होता है। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या आ रहा है आपका, 1000 आ रहा है, दैट इज लेस देन 1000। Then we have question number 3. The resistivity of a 0.2 molar solution of an electrolyte is 5 into 10 raised to the power minus 3 ohm centimeter. What will be its molar conductivity?
सो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी विच इज कैलकुलेटिंग बाय द तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी इन पर यूनिट मोलर सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? तो पहले तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल लेंगे। मोलर की हमें दे रखी है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। तो इस कंडक्टिविटी को कैसे निकालेंगे सर, हमें तो रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो रेजिस्टिविटी दे रखी है तो आर का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। क्लियर है? तो रो आपको दे रखी है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। रो की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ओम सेंटीमीटर, दैट इज आर इंटू में ए अपॉन में एल। क्लियर है? तो ये बेटा आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ चुकी है, हमें कंडक्टिविटी निकलवानी है। सो वैसे ही ये फॉर्मूला लगाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमें रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है। तो आपको मैंने एक और चीज बता रखी है बेटा कि आर का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होता है बेटे, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस। तो 1 बाई आर करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, रो एल नीचे आ जाएगा, 1/रो एल बाई में ए। और ये जो 1/रो है यही तो क्या होती है बेटे, कंडक्टिविटी है। ये चीज क्या है, कंडक्टिविटी है। तो ध्यान से देखिए, कंडक्टिविटी इज 1/रो। तो 1/रो रो तो हमें दे रखी है ना, कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई। क्लियर है? दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे बेटा एक आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। सो सिग्मा आपके पास कितनी आ रही है, 1 में 5 इंटू 10 टू द पावर -3 आ रही है। और मोलैरिटी आपको कितनी दे रखी है बेटा, 0.2 दे रखी है। और ऊपर क्या आएगा बेटा आपका 1000 आएगा। क्लियर है? तो ये 10 टू पावर -3 ऊपर जाएगा, किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, दैट इज 10 टू पावर 6। और यहाँ पे 2/10 है, वो 10 भी ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर 7। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 बचेगा बेटे, क्या बचेगा, 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन चेंजेस व्हेन। तो रेट कांस्टेंट बेटा आपका एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आप ध्यान से सुनिए, दो चीजें होती है, एक होता है रेट और एक होता है रेट कांस्टेंट। Rate is directly proportional to the concentration of reactant, but rate constant only depends on temperature. So the rate constant is only depending on the temperature. After that, we have question number 5. Question number 5 के अंदर क्या है बेटा, the rate determining step. Rate determining step जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, RDS भी बोलते हैं, is the slowest step. ये आपको हमेशा याद रखना है बेटा, मैं काफी बार बता चुका हूँ आपको केमिकल काइनेटिक्स एंड एज वेल एज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि जो आपका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, दैट इज द स्लोवेस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन। क्लियर है बेटा? एंड विच इन्वॉल्व्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नहीं सर, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी नहीं होते हैं, दैट हैव अ एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन। सो दीज बोथ ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड एंड वी हैव द स्लोवेस्ट स्टेप एज RDS. Then we have question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना जाता है। तो ये आपको बेटा याद रखना है, ये जो आपका बी पेयर दिख रहा है आपको, Zn Cd NHG, that is जिंक, कैडमियम एंड मरकरी,
ये जो पेयर है बेटा ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि बेटा ये जनरली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? सो दिस पेयर is belongs to d block element but do not regarded as a transition elements। क्लियर है बेटा? तो याद रखना है आपको। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है सर? विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। तो लैंथेनॉइड्स की हमारे पास सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है बेटा? दैट इज +3। दिस इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। CuSO4 dissolved in NH3 due to formation of। तो CuSO4 बेटा NH3 के अंदर डिसोल्व हो जाता है। क्यों होता है? ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बताता है? टेट्रा अमीनो क्यूप्रेट। और यहाँ पे आपके पास कॉपर की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +2 एंड एट अनदर ग्रुप दैट इज SO4। क्लियर है बेटा? तो ये कंपाउंड की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है बेटा? आपके पास आयुपैक नेम बताना है। K2 PD और यहाँ पे क्या है आपके पास? Cl4। क्लियर है? तो टेट्राक्लोरो और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? पोटेशियम आएगा सबसे पहले। तो पोटेशियम टेट्राक्लोरो और फिर क्या आएगा? पैलिडेट। और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पोटेशियम, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? टेट्राक्लोरो and maybe the central atom will be known as पैलिडेट। पैडेलिएट होता है शायद, पैलेडियम होता है, पैलिडिएट आएगा। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा? पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +2। इस पे कितना होगा? Cl पे -4। तो 2 - 4 कितना हो गया? -2। -2 के लिए चार्ज करने के लिए कितना बैलेंस होना चाहिए? +2। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। आ गया समझ में? सो दैट इज आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। Which compound is generally added to ethyl alcohol? ethyl alcohol क्या होता है बेटा? C2H5OH। इसके अंदर हम जनरली कौन से कंपाउंड को ऐड करेंगे टू मेड इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस? ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट बनाने के लिए। तो हम इसके अंदर किसको मिक्स करते हैं बेटा? मिथेनॉल को मिक्स करते हैं। किसको मिक्स करते हैं? मिथेनॉल को। दैट इज CH3OH। क्लियर है? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन? तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है आपका कॉपर सल्फेट and the another one is Rochelle salt। This Rochelle salt is also known as sodium potassium tartrate। तो ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन होता है। अगर आप से 2 मार्क्स में पूछा गया है तो आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। कॉपर सल्फेट का आपको पता है, दैट इज CuSO4। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, दैट इज पोटेशियम सोडियम एंड आफ्टर दैट वी हैव टार्ट्रेट दैट इज C4H4O6 and 4 moles of H2O, दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या फिर पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट भी बोलते हैं बेटा। क्लियर है? जनरली पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट ही बोलते हैं, बट एज द ओल्ड प्रोनाउंसिएशन दिस इज आल्सो नोन एज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्लियर है? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट भी बोल सकते हो। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? इस रिएक्शन का क्या नाम होता है? तो ध्यान से देखो बेटा, इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये इस तरीके से बनेगी। इसका हम एलिफेटिक वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या लगा हुआ है? NH2, दैट इज अमाइड। बेसिकली ये क्या है? अमाइड है। तो अमाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे सर? यहाँ पे हम Br2 करा रहे हैं तो ब्रोमामाइड है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ब्रोमामाइड तो नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज ब्रोमीन अमाइड। ब्रोमामाइड क्या बोलेंगे? ब्रोमामाइड। तो ब्रोमामाइड है सर हमारे पास। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है सर? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर है? आ गया समझ में? तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या करते हैं बेटा? हम
यहाँ पे आपके पास बी आर कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे सर 2 के तो होने ही चाहिए। अच्छा 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 चाहिए सर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने चाहिए हमें, 4। तो ध्यान से देखिएगा, 2 मोल्स ऑफ के 2 मोल्स ऑफ बी आर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, 2 मोल्स ऑफ के बी आर बना लेंगे। क्लियर है। अच्छा वैसे तो नेम ही पूछा है, नेम हम बता चुके हैं, दैट इज ऑफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बट रिएक्शन भी समझ लेते हैं। तो 2 मोल्स ऑफ के 2 मोल्स ऑफ बी आर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, 2 मोल्स ऑफ के बी आर बना लेंगे। 2 के हमारे पास बच गए हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। क्लियर है। और ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 4 ही ऑक्सीजन है, 4 ही क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आपके पास और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है। चलो ये NH2 को तो नहीं छेड़ते हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, कि 4 हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए वाटर बनाने के लिए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, वाटर। तो 4 हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाएंगे, 2 ऑक्सीजन के साथ, दैट इज 2 मोल्स ऑफ H2O। इसमें कोई दिक्कत है क्या बेटे, नहीं है सर। अब 4 2 हमारे पास क्या बच गई है, ऑक्सीजन बच गई है, क्या बच गई है बेटा, 2 ऑक्सीजन बच गई है, और 2 क्या बचे हुए हैं आपके पास, पोटेशियम। तो एक तो K2 बचा हुआ है, और एक क्या बचा हुआ है, O2 बचा हुआ है। एक ऑक्सीजन ये रही बेटा, कितनी ऑक्सीजन हो गई, 3, और साथ में क्या रिमूव हो जाएगा, कार्बन, दैट इज K2CO3। इसकी फॉर्मेशन करेंगे पोटेशियम कार्बोनेट की। बचा गया हमारे पास, एक तो CH3 बचा हुआ है, एक तो क्या बचा हुआ है बेटे, CH3, और साथ में क्या आएगा, NH2 आएगा। क्लियर है। तो बेसिकली ये जो कार्बोक्सी ग्रुप होता है ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन बहुत इजी है, आपको एकदम से समझ आ जाएगी। C6H5CONH2, C6H5 का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, और इस पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH2। तो जैसा कि हमने देखा अभी अभी ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर सारी कुछ रिएक्शन होके आपका ये जो बीच वाला कार्बोक्सी पार्ट है ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो बेंजीन के ऊपर सिर्फ क्या बचेगा बेटा, NH2 बचेगा। तो वो देखो वहां पे लिख रखा है C6H5NH2। क्लियर है, आ गया समझ में। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपका जरूरी नहीं है 1 मार्क्स के अंदर ही आए, 2 मार्क्स के अंदर भी आ सकती है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर एक पार्ट हो सकता है ऑफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है बेटा, गिव एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स व्हिच आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ध्यान से देखो बेटा, 2 टाइप की शुगर्स होती हैं, एक तो रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग। तो नॉन रिड्यूसिंग हमारे पास एक ही होती है, दैट इज सुक्रोज। इसको छोड़ के सारी की सारी क्या होंगी, रिड्यूसिंग होंगी। अब एक एग्जांपल्स पूछे हैं, तो एग्जांपल्स पूछे हैं, अच्छा एग्जांपल नहीं पूछा है, याद रखना इसको, एग्जांपल्स पूछे हैं, तो यू हैव टू गिव 2 और मोर देन 2 एग्जांपल्स। तो रिड्यूसिंग जो है बेटा, नॉन रिड्यूसिंग को छोड़ के बाकी सारी जो भी बची है हमारे पास वो क्या होंगी, रिड्यूसिंग होगी। जैसे लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज। अब यहाँ पे देखो क्या बोला आपने, फ्रक्टोज बोला, तो फ्रक्टोज क्या होता है, दिस इज मोनोसैकेराइड, दिस इज मोनोसैकेराइड। एंड क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गिव एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स देने हैं, दैट इज लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, जो 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स दें ऑन हाइड्रेशन। तो ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग होते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या कह रहा है, द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज। जो एंजाइम सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है, किसके अंदर कन्वर्ट करता है, इन्वर्टेड शुगर में, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, उस एंजाइम को क्या कहते हैं। तो मेरे से ज्यादा आप बेहतर ही जानते होंगे इसके बारे में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, इन्वर्टेज, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। क्लियर है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ। सेल्यूलोज किसका पॉलीमर होता है बेटा, तो सेल्यूलोज किसका पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का। क्लियर है। सो दिस वाज द 7th पार्ट ऑफ आवर MCQs. That's all for today's lecture.